I think I'm talking a lot now. And without any further ado, Indrajit Kambe, who says he's a photographic poet from Kankavli, I think he should be the one talking more than me now. Thank you. So thank you for inviting me at such a lovely place, and it's a great honor to talk at such a great platform. So कुछ फोटोग्राफी के बारे में कुछ बोलने से पहले मुझे लगता है कि मेरी फैमिली और उसका बैकग्राउंड इसके बारे में थोड़ा सा आपको कुछ मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा. तो my family is originally from Satara. My father was the first BCom graduate in entire family, and he moved to Konkan 40 years ago. 40 साल पहले वो कोकन आए इन सर्च ऑफ जॉब. कुछ भी हाथ में नहीं था. हम सब मैं मेरा भाई और माँ और मेरे पिताजी हम सब लोग 40 साल पहले कोकन आए और एक चौल में रहते थे. अलग अलग जाति धर्म के लोग एक साथ. और मेरे पिताजी उस वक्त दिन में 3 जॉब करते थे. सुबह वो 7 बजे घर छोड़ते थे और रात को 12 बजे के बाद कब आते थे हमें पता भी चलता नहीं था. तो एज पेरेंटिंग या फिर एक पेरेंटिंग का जो एक मज़ा होता है वो बहुत मिस किया हमने उस ज़माने में. और गरीबी भी बहुत थी, वो ऑब्वियसली थी क्योंकि कुछ कॉन्क्रीट जॉब उनके हाथ में नहीं था. तो ऐसे करते 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 हम बड़े हो रहे थे उस गांव में. मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि वो गांव कैसा है. तो ये फोटोग्राफ है मेरे घर का, घर के गैलरी से लिया हुआ. तो ऐसे दिन चल रहे थे और उस ज़माने में मुझे 3 चीज़ों का बहुत बड़ा शौक था. फर्स्ट वॉज क्रिकेट. फर्स्ट लव वॉज क्रिकेट. मुझे क्रिकेट में करियर करना चाहता था मैं. दूसरी चीज़ थी खेती. मैं किसान परिवार से तो छुट्टियों में जब भी मैं गांव जाता था तो मैं बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करता था और उससे मेरे अंदर एक खेती के लिए बहुत बड़ा जुनून था उस वक्त. मतलब मैं जब स्कूल गोइंग था एक 8 साल 10 साल 12 साल का, तो मैं घर से जो भी चीज़ें हैं ना वो उठा के वो ज़मीन में बो देता था और वो ऑब्जर्व करता रहता था. अभी बहुत सारी चीज़ें अगर आप फॉर एग्जांपल लेंगे ग्राउंड नट्स का, तो उसका प्रोसेस इतना इंटरेस्टिंग है, क्रिएटिव है कि ग्राउंड नट्स कैसे आते हैं. मतलब आप पौधा लगाते हो, पौधा आने के बाद एक 40-45 दिन के बाद उसको नीचे एक येलो कलर के फूल आते हैं और वो फूल मुरझा के ज़मीन में चले जाते हैं. बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होगा शायद. और वो ज़मीन फाड़ के इतने से फूल अंदर चले जाते हैं और उसको ग्राउंड नट आते हैं. तो ऐसे हर एक क्रॉप का अलग क्रिएटिव प्रोसेस रहता है. तो वो सब मैं ऑब्जर्व करता रहता था. और तीसरी चीज़ थी पेंटिंग्स. मुझे पेंटिंग्स करना बहुत पसंद था. लेकिन पेरेंट्स एक टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी के थे और उनको ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं था कि इस चीज़ में भी करियर हो सकता है या फिर इस चीज़ में भी लड़का बड़ा होकर कुछ कर सकता है. वैसा उनको कुछ मालूम नहीं था. तो और उसके अपोजिट मेरा जो छोटा भाई था वो बहुत स्कॉलर था. वो ट्रिमेंडसली स्कॉलर था. वो 4th में 7th में 10th में सभी मेरिट लिस्ट में आता था महाराष्ट्र में. तो ऑब्वियसली कंपैरिजन होती थी कि ये इतना स्कॉलर है और ये कुछ कर नहीं रहा है, ये कुछ मिट्टी में खेलता रहता है, कुछ खेती करता रहता है. ऐसे कुछ कंपैरिजन्स होती थी और उससे मैं बहुत उस वक्त डिप्रेशन में गया था. और वो डिप्रेशन मतलब मेरा प्रेजेंटेशन था आर्ट एज अ सेल्फ एक्सप्रेशन. तो उस वक्त मतलब जब मैं 12 13 15 साल का था तो उस वक्त मैं वो डिप्रेशन मेरा पूरा पेंटिंग्स में आ जाता था. तो एक कुछ पेंटिंग्स मुझे अभी 3 साल पहले मैंने जब रूम शिफ्ट किया मेरा, तो मेरे बेडरूम से मैंने जब सब मेरा नए घर लेके गया तो मुझे कुछ 4 पेंटिंग्स मिले उसमें से. तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगे क्योंकि वो चारों पेंटिंग्स में एक समान सूत्र उसमें दिखाई पड़ा मुझे. तो ये पहला पेंटिंग है जिसमें एक पतंग अटका हुआ है पेड़ को और पेड़ को कुछ भी पौधे नहीं है, सॉरी पत्ते नहीं है. ये दूसरा पेंटिंग है. तो एक कॉमन चीज़ें कुछ मुझे उसमें दिखाई दी कि
पेड़ है और बहुत सा मायूस वाला मूड है सभी पेंटिंग्स में। और एक पेंटिंग मिला, उसमें बहुत अच्छा मूड है और कपल है पेड़ के नीचे, और वो पेड़ को भी फूल आए हैं। तो उस वक्त मुझे बहुत बार ऐसे लगता था कि अगर, और मैं मेरे अंदर मेरे पर्सनैलिटी को लेके बहुत सारे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थे कि मैं बहुत स्किनी था, पतला था। तो मुझे ऐसा लगता था कि कभी भी मेरे लाइफ में कोई लड़की नहीं आएगी, कोई मुझे प्यार नहीं करेगा। और वो 15 साल की उम्र, जब हम ज़्यादा कॉन्शियस होते जाते हैं अपने खुद के पर्सनैलिटी के बारे में, तो ऐसे लगता था कि अगर सचमुच कोई लड़की आ जाए लाइफ में तो पूरे पेरेंट्स को, सब दुनिया को छोड़ के कहीं पे दूर जाएंगे, एक घर बनाएंगे और वहीं पे, ऐसे एक रोमांटिसिज्म उस वक्त रहा करता था। तो ऐसे दिन गुजर रहे थे और मैं 10वीं में पहुंच गया। और महाराष्ट्र में ऐसा होता है कि अगर बच्चा 10वीं में गया तो वो पूरे फैमिली को 10वीं लग जाती है। मतलब तो पूरे माँ बाप को 10वीं लगती है, सबको पूरा खेलना कूदना बंद हो जाता है। तो पूरे साल मुझे हर अल्टरनेट डे सुनना पड़ता था पेरेंट्स से कि हमें अगले दरवाजे से निकलना है, प्लीज़ स्टडी करो और कम से कम 40% से तो हो ना, आप पास हो जाओ। और पूरा साल मैं खेला नहीं, कूदा नहीं, बाहर बच्चों इधर अदर फ्रेंड्स का आवाज़ आती रहती, मैं पढ़ाई करता रहता था। और ऐसे करते करते 10वीं का रिजल्ट लग गया और मुझे 55% से मैं पास हो गया। तो उसके बाद थोड़ा सा पेरेंट ने मुझे लोड छोड़ दिया, इतना भी बुरा नहीं है, अभी 40% का कुछ एक्सपेक्टेशन था तो 55% तक गया, तो उनको ऐसे मेरिट में आया, वैसे ही आनंद हुआ सबको। तो उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मैं कॉलेज जाने लगा। वहाँ पे वो भी कुछ चॉइस नहीं था। मैंने घर में पूछा कि क्या लूँ, आर्ट लूँ, कॉमर्स लूँ, साइंस लूँ। तो साइंस लूँ ऐसा बोलते ही सब हंसने लगे, तू साइंस लेगा। तो मैंने सोचा कि आर्ट तो बहुत ही मतलब निचले बहुत ही बुद्धू लोगों का है, तो कॉमर्स एक मिडिल क्लास है तो कॉमर्स ले लेते हैं। इतना सिंपल लॉजिक था मेरा कॉमर्स लेने का। बाकी कॉमर्स में क्या फ्यूचर ऑप्शंस है वगैरह कुछ मालूम नहीं। और कॉलेज जाने लगा और 12वीं में ऐसे हुआ कि एक अच्छा दोस्त मिल गया, तो उसके साथ मैं स्टडी करता था और घर से भी कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं था। तो पूरा साल मैं खेलता रहा, लेकिन जब स्टडी करता था तो पूरा ध्यान लगा के स्टडी करता था। और सडनली उस साल मैं लड़कों में टॉप कर गया कॉलेज में, बीकॉम में। और सडनली मुझे ऐसा लगा कि एकदम कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर कि अरे कुछ तो है अपने में, इतना भी फेल करियर नहीं होगा अपना। लेकिन फिर भी घर वालों को बिल्कुल तसल्ली नहीं हो रही थी। मतलब मैं जब घर गया कि मैं मतलब लड़कों में मैंने टॉप किया है और 70% मार्क्स मुझे मिले, तो माँ बोली अच्छा अच्छा ठीक है। वो सामने वाले घर में गई कहने के लिए कि लड़का पास हो गया। और 2 मिनट में मैं गया वहाँ पे, तो मैं मेरे फ्रेंड के माँ को उसके माँ मेरे फ्रेंड की माँ ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि अच्छा वो पास हो गए। तो मैंने बोला कि आंटी मैं फर्स्ट आया लड़कों में से। अच्छा ये नहीं हुई, माँ बोली नहीं तुम्हारी। तो मैं घर आया, माँ को बोला कि तुमने क्यों नहीं कहा उनको कि मैं लड़कों में से फर्स्ट आया। तो माँ बोली कि पहले रिजल्ट आने दो, कुछ तुमने देखने में गड़बड़ की होगी तो पहले कंफर्म कर दे, बाद में लोगों को बोलते। तो ऐसा सब था। तो बाद में कॉलेज जाने लगा तो बीकॉम लिया था। तो मॉर्निंग का कॉलेज था, कुछ सुबह 7 बजे से 11 बजे, तो दिन भर क्या करूँगा ना। तो पिताजी बोले कि एक काम करो, तुम टाइपिंग मशीन ले लो दो और टाइपिंग करो। तो मैंने बोला कि टाइपिंग से अच्छा है कि कंप्यूटर ले लेते हैं, तो उस पर टाइपिंग भी हो जाएगा और बाकी भी वो सब काम हो जाएंगे। तो मैंने एक सादा सिंपल कंप्यूटर खरीदा, एक प्रिंटर खरीदा और मैं टाइपिंग ही काम करता था। 3 साल तक मैंने बहुत काम किया उसके ऊपर और अच्छे खासे पैसे भी कमाए। मतलब उस वक्त 98-99 में मैं कॉलेज करते करते पर मंथ एक 7-8 थाउजेंड कमा लेता था। तो 3 साल होने के बाद वो कंप्यूटर लिया था मैंने गोवा से। वो गोवा हमारे यहाँ से बहुत दूर था, 150 किलोमीटर था। तो जब भी वो कंप्यूटर ख़राब होता था ना, तो मैं एसटीडी बूथ पे जाता था, उनको फ़ोन कर लगाता था कि कंप्यूटर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो बोल देते ऐसा ऐसा कर दो, तो आके ट्राई करता था। ऐसे करते करते 3 साल में मुझे सब आने लगा उसमें कि रैम क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है, वो मदरबोर्ड कैसे निकालते, प्रोसेसर कैसे लगाते। उस वक्त यूट्यूब वगैरह तो नहीं था। तो 3 साल के बाद जब कॉलेज कंप्लीट होने का आया मेरा, तो मैंने सोचा कि मुझे कंप्यूटर रिपेयर बिजनेस में जाना चाहिए।
और मैंने सडनली अच्छा खासा कमाता हुआ बिजनेस शट डाउन कर दिया उस वक्त। फिर से घर से गालियाँ थोड़े दिन तक सुननी पड़ी मुझे कि इतना अच्छा खासा बिजनेस था वो तुम, और जेरोक्स लेते, ये एक्सपांड करो, जेरोक्स ले लो 2-4, और ऐसे ऐसे कुछ सलाह मसलत होने लगी। तो उसके बाद कंप्यूटर बिजनेस स्टार्ट किया। 2 साल बहुत हार्ड गए, पहले एक 1.5 साल। 2001 में मैंने कंप्यूटर बिजनेस स्टार्ट किया और 2003 में मेरा खुद का ऑफिस था, 4-5 लोगों का स्टाफ था मेरे पास। मेरा खुद का 4 व्हीलर था, मतलब उस 21-22 साल की उम्र में, और 1 रुपया भी घर से नहीं लेता इस बिजनेस के लिए। लेकिन वो टाइम था, एक हर आदमी एक टाइम का प्रोडक्ट होता है ना, वैसे उस टाइम में मुझे थोड़ा सा पुश मिला। वो इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही थी और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते थे उस वक्त, तो हो गया वो। तो बाद में मैंने सोचा कि नहीं, अभी जो मुझे करना है उस वो मैं करूँगा, मतलब मुझे आर्ट रिलेटेड फील्ड में कुछ करना था। तो मैंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ का एक लोकल थिएटर ग्रुप था, तो वहाँ जाते थे, वन एक्ट प्ले हम बिठाते थे, और गांव-गांव में जो कॉम्पिटिशन्स होती थी छोटी छोटी, उसमें हम वो घूमते रहते थे। 30-40 कॉम्पिटिशन्स हम पूरे साल में कर लेते थे। तो पहले 2 साल में तो बहुत मज़ा आया उसमें, लेकिन उसके बाद में एक अच्छी चीज़ हुई कि जिस ग्रुप के साथ मैं काम कर रहा था, तो वो पैरेलली एक थिएटर फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करते थे, और उसमें मैंने नसरुद्दीन शाह के नाटक देखे। मराठी में अतुल पेटे थे, अनिरुद्ध फुटवड थे, सुषमा दई थी, आविष्कार के नाटक थे, मोटले ग्रुप था। तो कंपैरिजन होती थी कि हम क्या कर रहे हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ उसमें थोड़ी सी ऐसे लगने लगी कि जब तक कंपटीशन के माइंडसेट से हम लोग बाहर नहीं निकलते, तब तक कुछ भी आर्ट में हो नहीं सकता। मतलब अगर कंपटीशन के एक कुछ रूल्स होते हैं कि एक गिमिक्स होते हैं, तो वो गिमिक्स छोड़ के जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते, तब तक वो लेवल हम अचीव नहीं कर सकते। वो मैं सबको बताता रहता था, लेकिन होता नहीं था, और मेरे भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थे। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मुझ में बॉडी ऑकवर्डनेस बहुत था। मतलब मैं 20-21 साल से बॉडी ऑकवर्डनेस ज़्यादा था। तो 20-21 साल से मैं ऑफिस में जब बैठा था, तो मेरे सामने 50 साल का कोई आता था, मेरे बच्चे के लिए कंप्यूटर चाहिए, और मैं ऐसे एकदम थोड़ा सा मैच्योरिटी वाला फील लाके उनसे डील करता था। अलग अलग कॉलेजेस में जाता था ऑर्डर्स फाइनल करने के लिए। तो उससे, और छोटे गांव में क्या होता है कि छोटे गांव में आपको बहुत, आप कॉन्शियस होते हैं आपके खुद के बारे में। मगर आप सिगरेट पी रहे हो तो आपको आजू बाजू में अगर 50 लोग हो तो 25 लोग आपको पहचानने वाले होते हैं। तो इसलिए सिगरेट पीनी है तो दूर कहीं जंगल में जाके पियो, ऐसा रहता है। वो बॉम्बे में नहीं रहता। मतलब बॉम्बे में उस वक्त मुझे एक इंसिडेंट याद है। बॉम्बे में मैं आया था और किसी शादी के लिए हम जा रहे थे, तो मेरा दोस्त और मैं गया और वड़ा पाव लिया, और वड़ा पाव लिया, वो फुटपाथ पे खाते खाते चलने लगा। मैंने बोला अरे रुका, खाने तो दो। तो मतलब चलो ना, खाते खाते चलो ना। अरे नहीं, लोग देख रहे हैं ना। तो वो बोला अरे यार कौन देख रहा है तुम्हें किसी को कुछ पड़ी नहीं है, तुम ज्यादा ऐसे मत करना कि तुम्हें लोग देख रहे हैं, कोई देखेगा नहीं है यहाँ पे, चलो खाते खाते चलो फुटपाथ पे से। तो ऐसा कुछ था वो। तो वो बॉडी ऑकवर्डनेस था, तो वो निकल नहीं रहा था मुझसे। तो उसके बाद 2008 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक वर्कशॉप था 1 महीने का। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी ये वर्कशॉप कर लेंगे। तब बिजनेस पूरा सेट था, अच्छे तरीके से चल रहा था। तो स्टाफ को बोल दिया कि 1 महीना मैं नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए बिजनेस का मुझे फ़ोन नहीं करने का, मैं जा रहा हूँ नाटक करने। तो मेरा अकाउंटेंट था, वो बोला सर एक प्रॉब्लम है। तो बोला क्या है? मुझे भी आना है। तो चलो लेकिन मेरा सैलरी मिलेगा तेरे को, तुझे नाटक करना है ना, तो चलो। और उसको 1 महीना वो मैं दोनों भी वो NSD के वर्कशॉप में गए। और वहाँ पे जब मैंने बहुत सारे मेंटर्स के साथ काम किया ना, तो मुझे पता चला कि नाटक ऐसे पार्ट टाइम नहीं होगा, उसके लिए पूरा डेडिकेशन देना पड़ेगा। तो उस वक्त से मेरे दिमाग में नाटक कट हो गया, और मैं अलग मीडियम सोचने लगा कि क्या कर सकते हैं, अलग क्या कर सकते हैं। और इतना मैं फ्रस्ट्रेट था कि मेरा आइडेंटिटी क्या रहेगी इस गांव में, एक कंप्यूटर बिजनेसमैन तो नहीं, मुझे ये आइडेंटिटी लेके नहीं जीना है। बिजनेस में एंजॉय कर रहा था, ऐसी कुछ बात नहीं थी कि बिजनेस में बोर होता था, बिजनेस में बहुत एंजॉय करता था, और मैंने खुद बहुत मेहनत से खड़ा किया हुआ बिजनेस था। लेकिन उसके अलावा भी मुझे कुछ करना था। तो बीच में दिमाग में आया क्यों ना प्लास्टिक उठा लेते हैं। तो 2-3 दोस्तों को राजी कर दिया, और जो भी सुंदर जो नेचर में आजू बाजू में तालाब है, नेचुरल स्पॉट्स है, वहाँ पे लोग प्लास्टिक डालते थे, वो प्लास्टिक उठा के लेके आते थे हम गाड़ी में डाल के। तो ऐसे भी किया।
वो 4-5 बार किया, उसका बाकी दोस्तों का थोड़ा सा इंथुजियाज्म कम हो गया। अभी मैं अकेला अभी भी करता हूँ, मेरे मेरे आजू बाजू में मैं जब भी दिखता है मैं जाता हूँ, 2-3 घंटे में वो उठा के गाड़ी में डाल के उसको डिस्पोज कर देता हूँ। तो ये करते 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 2012 में मुझे एक फिल्म देख रहा था मैं, अतुल पेटी की, कचरा कोंडी, द गार्बेज ट्रैप नाम की। तो उसमें सुधारक ओल्वे जी के कुछ फोटोग्राफ्स मुझे देखने को मिले और मुझे पहली बार ऐसे स्ट्राइक हुआ कि अरे ये बहुत पावरफुल मीडियम है। कि एक उसमें आपने अगर फोटोग्राफ्स देखे हो तो उसमें एक फोटो है कि गटर से एक सिर्फ मुंडी बाहर निकाला हुआ एक सीवेज वर्कर। तो मैंने सोचा अरे ये फ्रेम फ्रीज कर सकते हैं ना, ये फ्रीज होता है फ्रेम, तो इतना स्ट्रांग फ्रेम पूरी सालों साल के लिए फ्रीज हो गए, तो ये बहुत स्ट्रांग मीडियम है। दूसरा उसका मुझे फोटोग्राफी का अच्छा लगा कि उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है कि मुझे अभी 2 घंटे टाइम है तो मैं 2 घंटे फोटोग्राफी कर सकता हूँ, अभी 2 दिन टाइम है तो 2 दिन कर सकता हूँ। तो ऐसे कुछ जैसे थिएटर में इस टाइम को रिहर्सल को पहुँचना है, उस टाइम को शो है, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा मुझे। तो मैं वो फोटोग्राफी करने का मैंने फिक्स कर लिया। तो मैंने 2012 में कैमरा खरीदा। कैमरा तो मुझे ऑपरेट करना नहीं आता था, लिया, ट्रायल रन करता रहा। उस वक्त इंटरनेट भी मेरे गांव में उतना फास्ट हाई स्पीड इंटरनेट मिलता नहीं था। तो कैमरा लिया, तो अभी क्या करूंगा कैमरा लेके, तो ऐसे लगा कि चलो दशावतार के फोटोग्राफ्स निकालते हैं, जो वहाँ का फोक थिएटर है। तो दशावतार के फोटोग्राफ्स निकाले, कलरफुल गुड़ी गुड़ी फोटोग्राफ्स, जैसे कथकली के हम देखते हमेशा, एक ट्रैवल एंगल से बनाए हुए फोटोग्राफ्स। तो फोटोग्राफ्स निकाले और उसका वहाँ पे एक एग्जीबिशन कर दिया कनकौली में। तो उसी वक्त वहाँ पे एक थिएटर फेस्टिवल चल रहा था। तो उस फेस्टिवल के लिए नसरुद्दीन शाह आए थे, तो मैंने उनको इनवाइट किया कि आइए और आप मेरा एग्जीबिशन देख लीजिए। तो आए, उनको पसंद आया, उन्होंने 4-5 फोटोग्राफ्स ले लिए, उनके लड़के ने और सब प्रिंट्स ले लिए और कुछ कस्टमर्स ने लिया और 70-80 हज़ार का सेल हो गया। तो मैंने बोला अच्छा है, भारी बिजनेस है ये, कि कैमरा लिया, 2 महीने घूमा, एग्जीबिशन किया और 70-80 हज़ार रुपये मिल गए मुझे। तो ये कंप्यूटर से भी भारी बिजनेस है। लेकिन बाद में जब मैंने सोचने लगा तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये करने के लिए तो मैंने कैमरा नहीं लिया था, कि मुझे कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स निकालने हैं जो वॉल पे अच्छे दिखेंगे। हाँ, हमारा ग्रीन वॉल है ना, तो इस पे ये फोटोग्राफ अच्छा दिखेगा। तो ऐसे तो फोटोग्राफ्स नहीं निकालने थे मुझे। तो अभी क्या करूँ यार, पैसे का, पैसे तो मैंने बाजू में रख दिए थे। तो कुछ 30,000 रुपये मुझे फोटो प्रिंट के लिए खर्चा आया था, 40,000 रुपये बचे थे। तो 40,000 रुपये लेके मैं मराठवाड़ा गया और 2 हफ्ते तक मैं मराठवाड़ा पूरा घूमा। तो मैं 2 फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ। तो उस वक्त साल बहुत वहाँ पे सीवियर ड्रॉट हुआ था। तो ये आदमी मुझे मिले पंढरपुर में, तो उन्होंने कहा कि अरे हमारे नसीब में ये ड्रॉट है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये नसीब यहाँ माथे पे बोलते, और जब जैसे ड्राउट में जमीन हो जाती है ना, हाँ, उस टाइप का मुझे वो सिंबोलिज्म लगा। तो मैंने वो फोटोग्राफ निकाला। बाद में ये मैंने मसवड़ में फोटोग्राफ निकाला, जहाँ पे उसके 2 पैरों में 2 अलग अलग जूते हैं और घुटने में भी थोड़ा दर्द है। तो मुझे लगा ये किसानों की एक रियलिस्टिक हालत है कि उनका इतना इकोनॉमिक्स खराब हो चुका है कि वो जूते भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये फोटोग्राफ मैंने निकाला। उसके बाद मैं जब भी मेरे काम के वजह से मैं कोल्हापुर में विजिट करता था, तो दोपहर के 2-3 घंटे मैं वहाँ के जो रेसलिंग अखाड़ाज है तो वहाँ पे बिताया करता था। तो वो मैं पिछले 5-6 साल से मैं कंटिन्यूसली वो डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। इस साल मैंने ये रेसलिंग के जो अलग अलग गांव में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो वो मैंने डॉक्यूमेंट किए पश्चिम महाराष्ट्र में। तो अभी ये इस फोटो में वो जो फाइट कर रहे हैं बच्चे, वो एक लड़की एक लड़का है। तो इतना कुश्ती बदल रहा है अभी, इतना लोगों का पर्सपेक्टिव बदल रहा है उस चीज़ को देखने के। बहुत सारी लड़कियां आ रही है, कई ऐसे अखाड़ाज है उसमें 15-15, 20-20 लड़कियां अभी कुश्ती खेल रही है। तो ये सब दंगल का इफेक्ट है। दंगल सिनेमा जब से आया तब से बहुत बड़ा चेंज हुआ है, और साक्षी मलिक का मेडल, ये 2 कारणों की वजह से ये बहुत परिवर्तन हो रहा है। ये मैंने कोल्हापुर के तालीम में जो उनका लिविंग एरिया होता है, जिसमें वो लेटा हुआ है, वो सीनियर है, उसके जूनियर है, उसके पाँव दबा रहे हैं। तो उनका
पर्सनल रिलेशनशिप और वो सब उसमें पता चलता है। उसके बाद 2013 और 14 से एक बड़ा चेंज मेरे बिजनेस में हो गया कि स्मार्टफोन्स आ गए और स्मार्टफोन में इंटरनेट आ गया। तो उससे सडनली मेरा बिजनेस जो मैंने इतना मेहनत से खड़ा किया था वो सडनली ड्रॉप होता गया और 2015 तक वो खत्म हो गया, मतलब 10-20% बच गया। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में था और उसी वक्त मेरी वाइफ सेकंड टाइम प्रेग्नेंट थी। तो अभी मैं जिस गांव में रहता हूँ वहाँ पे दूसरा कुछ करने के लिए सोर्सेज भी बहुत कम होते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ अलग सोच सकते हैं करने के लिए, लेकिन वहाँ पे बहुत सोर्सेज कम होते हैं। तो 7 महीने हो गए थे उसको प्रेगनेंसी के और अचानक से उसके पेट से पानी सब ड्रेन हो गया और डॉक्टर्स बोले कि अभी आपको पास 2 ऑप्शन है, अभी आप डिलीवरी कर लो और इस बच्चे को आपको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा 1 महीने तक आईसीयू में, और उसका वेट थोड़ा सा बढ़ने के बाद आप उसको ले जा सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि उसको आपके वाइफ के पेट में हम बाहर से पानी डालेंगे और डिलीवरी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। तो हमने सोचा कि ये दूसरा ऑप्शन अच्छा है कि बच्चा अगर पेट में रहता है वो ज़्यादा सेफ है आईसीयू के अलावा। तो हमने वो ऑपरेशन 1 महीने में 3 बार किया और पूरा 1 महीना हम हॉस्पिटल में रहे। तो अभी हॉस्पिटल में बैठ के क्या करूँगा मैं, बाकी कोई नहीं था, वो रिलेटिव्स कोई नहीं थे। तो मैं हर रोज़ उसके फोटोग्राफ्स निकालता था और मैंने सोचा कि चलो अगर ये इससे हम अगर पास हो गए तो ये फोटोग्राफ फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा ट्रेजर साबित हो गया। तो मैंने ये पहला फोटोग्राफ्स निकाला कि जब वो पहले दिन एडमिट हो गई, उसको स्कैन जब हो रहा था। ये पहला ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद पेट में बहुत जलन होती थी, तो मैंने उसका एक फोटोग्राफ निकाला। ये मेरी छोटी लड़की उस वक्त 5 साल की थी और वो अपना समय पूरा हॉस्पिटल में डांस करते कुछ टीवी देखते बिताती थी, तो उसका एक फोटोग्राफ मैंने। तो जो भी चेकिंग होती थी उसमें उसको बहुत इंटरेस्ट होता था। ये उसने कुछ स्केच बनाए थे घर के वॉल पे कि अभी एक भाई आने वाला है या फिर बहन आने वाली है, कोई तो खेलने के लिए उसके साथ आने वाला है, तो कुछ ऐसे निकालती रहती थी रैंडम कुछ। तो हमेशा वो पेट में जो मूवमेंट होती है बच्चे की, वो उसको हाथ लगाते थे तो थोड़ी सी मूवमेंट उसको एक्सपीरियंस करने को मिलती थी, तो उसको आदत थी पेट को हाथ लगाकर वो मूवमेंट एक्सपीरियंस करने की। ये मुझे लगा कि जब न्यूबॉर्न बेबी को जिस तरह से कपड़े में लपेटते उस तरीके से मुझे वो इंटरप्रेट हुआ। मेरी वाइफ सो रही थी वो हॉस्पिटल में तब। ये इमरजेंसी सीजर हो गया, लकीली मुझे वो फोटोग्राफ मिल गया। मुझे अंदर अलाउड नहीं किया क्योंकि सीजर करने वाली मेरी फ्रेंड थी, और वो बोले कि तुम अंदर अगर आ गए तो हमें थोड़ा सा वीआईपी फोबिया हो जाता है, तो इसलिए तुम बाहर ही रहो। तो मैंने बाहर से फोटोग्राफ मैंने निकाल दिया। ये सही वेट कर रही थी, डॉक्टर्स वो माँ का ऑपरेशन थिएटर से बाहर आएंगे। ये ऑपरेशन थिएटर से उसको बाहर लाया गया। ये लड़का था, साहिर नाम रखा है हमने उसका, तो उसको बाहर आते ही पहला ऑक्सीजन लगाया गया था। ये सही ने जब पहली बार उसको देखा तो ये हर मोमेंट, मुझे पहले जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे लगा नहीं था कि मैं हर मोमेंट कैप्चर कर पाऊंगा, क्योंकि क्या होता है हम इमोशनली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो मोमेंट हो जाने के बाद पता चलता है ये कैप्चर करना चाहिए था। लेकिन लकीली बहुत सारे मोमेंट मुझे मिले उस पूरे सीरीज में। ये जब साहिर ने पहली बार हेल्दी सिम्टम्स दिखाए, उसके हाथ हिलाने लगा, तो डॉक्टर्स बोले कि हाँ ये पूरा हेल्दी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें अभी। और ये लास्ट दिन जब हमने हॉस्पिटल छोड़ा पूरा पैकअप करके, वो धूप ऐसे दीवार पे पड़ी थी, एकदम फ्रेश मूड था। तो ये काम करने के बाद मुझे एक रियलाइज हुआ कि अभी मैं मेरे खुद के पैसे डाल के तो काम नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेस पूरा, जिस बिजनेस के जोर पे मैंने फोटोग्राफी करने की सोची थी, तो वो बिजनेस तो पूरा सफर हो रहा है। तो
तो मुझे कुछ अलग तरीका ढूंढना पड़ेगा काम करने का। तो मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मैं मेरे फ्रेंड्स जो है आजू बाजू के, या फिर जो कुछ इशू है मेरे आसपास में, गांव के आसपास में, तो उसको डॉक्यूमेंट करूंगा, जिससे मुझे ट्रैवलिंग पे ज़्यादा खर्चा ना आए और कम से कम खर्चे में मैं वो काम कर सकूं। तो मैंने काम पहले किया ओम प्रकाश चौहान का। तो ओम प्रकाश, ये ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश एक दशावतार थिएटर का बहुत रिनाउंड एक्टर है, जो फीमेल रोल्स प्ले करता है दशावतार में। और वो पीछे उसकी माँ है, जो अभी 1 साल पहले उसका देहांत हो गया। तो जिस टाइम पीरियड में मैं उनको डॉक्यूमेंट कर रहा था, तो उस पीरियड में वो बहुत बीमार थी माँ उनकी, और कम्प्लीटली बेड रिडन थी। तो ये ओम प्रकाश ट्रांसफॉर्म हो जाता है ऐसे। तो इसके साथ मैं तकरीबन 50 गांव में घूमा उस वक्त, और वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, लोगों को उसके बारे में कैसी क्रेज़ है, उसका फैन फॉलोइंग क्या है, लोगों के ऊपर वो उसके एक्टिंग का क्या प्रभाव है, स्पेशली औरतों के ऊपर। तो वो सब मैं डॉक्यूमेंट करता रहा। मैं एक 3 ही इमेजेस दिखा रहा हूँ इसमें। ये दूसरा सीरीज मैंने किया था, वो मेरी फ्रेंड है कोल्हापुर की, सोनाली नवांगुल नाम की, जो एक व्हीलचेयर बाउंड है। अभी वो 40 ईयर्स की रहेगी, कुछ 7-8 साल की तब थी, तब उसका एक्सीडेंट हो गया था। तब से वो व्हीलचेयर बाउंड है, लेकिन वो अकेली रहती है कोल्हापुर में, और पूरा अकेली वो कमाती है, और उसे उसका घर सब चलता है। तो उसके साथ जब भी मैं घूमता था इधर उधर, तो उसके कुछ फोटोग्राफ्स मैंने निकाले। तो अभी इस फोटोग्राफ्स में भी दोनों का प्रॉब्लम सेम है, लेकिन एक इतनी ग्रेसफुल है, दिख रही है, और वो आदमी जो एक्चुअली कुछ टाइप का काम कर सकता है। बहुत बार वो मिला हमको उस एरिया में, और बहुत बार हमने उसको समझाया कि ऐसे भीख मांगने से अच्छा कि तुम कुछ काम करो। ये फोटोग्राफ मुझे उसका मिला, जो मुझे ऐसा लगा कि उसका पूरा स्टोरी बता देता है कि एक फ्रीडम, और जिस तरीके से वो टाइम हुआ है, कबूतर उस हैंडल किया, चेयर के हैंडल। तो जिस ये एक्चुअली ये ऑटोबॉक की बैटरी ऑपरेटेड चेयर उसने ली थी, और पहली बार वो बाहर निकली वो चेयर लेके, तब ये मैंने फोटो निकाला। तो उस चेयर ने उसको इतना फ्रीडम दिया। पहले क्या होता था कि चेयर को धक्का, मैनुअल चेयर को धक्का लगाने के लिए किसी को मदद लगती थी। तो अभी इस चेयर से वो अकेली बाहर पड़ती है, जब उसको मन करता है वो कहीं पे भी जा सकती है। तो हमारे एरिया में एक ये पूरा राइस का बहुत राइस की बहुत खेती होती है। तो उसमें अभी पिछले 4-5 साल में बहुत बदलाव आया है। वो बदलाव ऐसा है कि बहुत सारी कंपनी ने छोटे मशीन्स लॉन्च कर दिए। पहले कोकन एरिया में ट्रैक्टर्स नहीं जाते थे, बहुत बड़े मशीन्स जाते नहीं थे, लेकिन अभी छोटे छोटे मशीन्स आ गए, जिसके कारण पूरा खेती का तरीका बदल रहा है। तो मैं जो ट्रेडिशनल तरीका था कि अभी ये पौधे लगा रही है वो राइस क्रॉप के, तो जो भी ट्रेडिशनल है वो मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ पिछले 4-5 साल से। ये मैंने दशावतार का। तो बीच में क्या हुआ, 2 साल पहले ओम प्रकाश को काम करते करते सडनली हार्ट अटैक आ गया, और वो कोलैप्स हो गया स्टेज के ऊपर। तो उसका सर्जरी हुआ। सर्जरी के बाद वो उसको डॉक्टर्स बोले कि 2 साल तक तुम अभी काम नहीं कर सकते। तो वो आदमी ऐसा है कि वो हार्ट के बिना जी सकता है, लेकिन नाटक के बिना नहीं जी सकता। तो 6 महीने में ही उसने काम शुरू कर दिया। तो शुरुआत से ही मैं जब उसके साथ घूमता था, तो मुझे एक ऐसा फोटोग्राफ मेरे दिमाग में था कि उसका मैं एक ऐसा फोटोग्राफ निकालूंगा जिसमें वो मेल और फीमेल के बाउंड्री पे दिखाई दे, कि जिसमें आपको एक बार मेल लगे, एक बार फीमेल लगे। लेकिन होता ऐसा था कि जब भी वो मेकअप करने को बैठता था, तो वो स्टेप बाय स्टेप फीमेल हो जाता था, और पूरा फीमेल साड़ी पहनने के बाद, वो फीमेल होने के बाद जब मेकअप निकालता था, तो वो पहले बैठता था नाटक खत्म होने के बाद, और पहले बाल छोड़ता था, मेकअप सपोज डालता था, और उसके बाद साड़ी निकालता था। लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ 6 महीने पहले जब मैंने उसको डॉक्यूमेंट किया, कि उसने पहले साड़ी निकाली, पहले ब्लाउज निकाला, बाद में साड़ी निकाली। तो मुझे लगता है कि ये फोटोग्राफ ऐसे कि उसमें वो फीमेल भी दिख रहा है, मेल भी दिख रहा है, एक बार मेल दिखता है, एक बार फीमेल दिखता है। तो मुझे लगा कि उसके पूरे स्टोरी में ये पूरा उसका सबसे अच्छा फोटोग्राफ है। ये बहुत कमाल का दशावतारी प्ले होता है कि जहाँ पे लोग पेट्रोमैक्स के लैम्प है, वो वहाँ पे मतलब वो एक्चुअली जो विलेजर्स है वो मन्नत मांगते हैं वहाँ के भगवान को कि हमारी ये मन्नत पूरी हो जाए तो हम एक लैम्प ला के वहाँ पे लगा देंगे।
और मन्नत पूरी होने के बाद वो विलेजर्स वो लैंप लगाते हैं और उसके लाइट के नीचे वो नाटक परफॉर्म होता है। ये बूदल नाम का गांव है गुहागर के करीब। तो वो गांव में डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। अभी मैंने एक 7-8 विजिट किए उस गांव में। तो ये 30 घर वाला एक छोटा सा गांव है, लेकिन पूरा वर्क कल्चर वहाँ का। अभी ये मुझे लगा कि ये चूड़ी है, तो उसने वो गहने की जैसे गहना पहनते हैं वैसे उसने वो चूड़ी पहनी है। तो उस चूड़ी से एक्चुअली वो उसका जो नेट है वो रिपेयर करता है। तो इतना काम के प्रति वो डेडिकेटेड लोग हैं। ये पिछले टूर में मैंने फोटोग्राफ निकाला कि 8 घंटे समुद्र में बिताने के बाद उसको सिर्फ एक पॉपलेट छोटा सा मिला था, क्योंकि बड़े ट्रॉलर्स के कारण अभी छोटे छोटे जो फिशरमैन्स है उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उस एरिया में बहुत सारे मेल्स है वो बॉम्बे में माइग्रेट है। तो वहाँ के जो लोकल छोटा छोटा बिजनेस है वो पूरा औरतों के हाथ में है। तो उस कारण उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी आ गई है और वो एक एग्रेसिवनेस आ गए। तो वो पूरा मुझे उसके बॉडी पोस्चर में मिला। और यही पे नहीं कि बहुत सारी औरतें इस तरीके से एकदम एग्रेसिव और डैशिंग थी वहाँ पे। लेकिन इस फोटोग्राफ में आप अगर देखोगे तो ऐसा लगता है कि वो अकेली खड़ी है और किसी की राह दिख रही है समुद्र से। तो एक्चुअली ऐसा है नहीं, उसके बाएं बाजू में एक आदमी बैठा हुआ है जो उससे वो बात कर रही थी, लेकिन मुझे उसका सिर्फ बॉडी पोस्चर पे ध्यान देना था, इसलिए मैंने वो बाजू वाला आदमी को फ्रेम में नहीं लिया मैंने। यही से वही उसी गांव से फोटोग्राफ है। तो ये भी मुझे लगा कि एक वो पेयर्स मुझे पहले दिखाई थी जो ऊपर सूखने के लिए रखे हैं। और आप अगर कल्पना करोगे कि 2 सेकंड पहले उस फ्रेम में क्या था, तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ पैर छोड़ के। लेकिन ऐसे कुछ मैजिक हो जाता है कि उस गली से वो औरत बाहर आ गई, इस बाजू से वो आदमी बाहर आ गया और ये 2 औरतें वो पत्थर लेके वहाँ से क्रॉस हो गए और वो ऐसे मैग्नेटिक इफेक्ट आके वो वहाँ पे फ्रीज हो गया फ्रेम। और वो वेट भी जो उनके सर पे, वो मुझे हर बार मैं जब इमेज देखता हूँ तो मुझे वो वेट महसूस होता है उनके सर के ऊपर जो है। अभी ये जो है निचली वाली औरत, उसी का ये फोटोग्राफ है। तो काम वगैरह सब इतना हार्ड लाइफ है, फिर भी वो, और वो फुल रबर का है, तो उसका मुझे एक अलग सा कुछ स्टोरी डिली लगा। ये भी उसी गांव से। ये थोड़ा स्ट्रीट फोटोग्राफी का काम है कि जब भी मैं साइकिलिंग को जाता हूँ या फिर रास्ते से चल रहा हूँ, तो जो भी कॉमन चीज़ें दिखती है आजू बाजू में, तो वो मैं कैप्चर कर लेता हूँ। तो मेरे गांव में जो गाय बैल ऐसे ही घूमते रहते, तो मैंने सोचा कि उनके ऊपर क्यों ना सीरीज की जाए। क्योंकि क्या होता था कि मैं हर रोज साइकिलिंग को जब जाता था तो कई विलेजर्स मुझे पूछते थे कि अरे मेरी गाय देखी क्या? तो कौन सी वाली? वो लाल सिंह वाली। तो मैं वो रूटीन से मैं पहचानने लगा था। हाँ अच्छा, वो कान कटे हो, हाँ हाँ वो ऊपर है, उधर है, ऐसे ऐसे मेरा डायलॉग होता था। मैंने सोचा कि क्यों ना उनको डॉक्यूमेंट किया जाए, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, स्ट्रीट फोटोग्राफी पर्सपेक्टिव से। तो ये अलग अलग पर्सपेक्टिव से गाय और बैल के कुछ फोटोग्राफ्स मैंने निकाले। ये पूरे सीरीज मेरे वेबसाइट पे है। अभी मैं दो तीन इमेजेस दिखाता हूँ सिर्फ। ये एसटी बस का मुझे लगा कि एक बहुत रोमांटिक ऐसा फोटोग्राफ मुझे लगा। एसटी बस इतनी रोमांटिक दिख सकती है। ये मैं आ रहा था कहीं से अलीबाग से, तो एक गांव में रास्ते के बाजू में मुझे ये दिखाई दे, मैं ड्राइव कर रहा था और मुझे कुछ दिखाई दिया, तो कुछ इंटरेस्टिंग है, रेडबुल तो दिखाई दिया मुझे, वो ही दिखाई देगा ना। तो मैंने गाड़ी रोकी और गया तो वो रेडबुल गॉड निकला और वो वेपर्स का। तो जिसने कुछ ने ये बनाया, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि क्या क्या लोगों की सोच होती है और क्या क्या हो सकता है अपने देश में। तो ये सिंपल, मेरे गांव में मैं जा रहा था तो एक घर बन रहा था, तो मैंने उस फ्रेम विद इन ऐसे कुछ कंपोजिशन करने की कोशिश की। तो एक कोट है, वो मुझे बहुत पसंद आया। अ फोटोग्राफर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ क्लाइमेट इन विच दे कैन डू देयर बेस्ट वर्क।
तो मुझे लगता है कि एक हमारे देश में एक ट्रेंड हो रहा है कि आपको अगर फोटोग्राफर एज अ फोटोग्राफर एस्टेब्लिश होना हो तो कैमरा लो और पहले चले जाओ पुष्कर या फिर वाराणसी, और उसी टाइप के क्लिचेड फोटोग्राफ बनाओ, उसको फेसबुक पे पोस्ट करो और उससे वेडिंग के ऑर्डर्स निकालो। ऐसे कुछ एक सिस्टमेटिक फार्मूला बन गया है। तो मुझे लगता है कि इस अभी के टाइम में जब आपको नॉलेज का इतना सोर्स है, इंटरनेट है, तो ग्रेट फोटोग्राफ बनाना कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन ओरिजिनल फोटोग्राफ बनाना बहुत बड़ी बात है। कि वो भले कंपोजिशन वाइज ग्रेट ना हो, लेकिन वो ओरिजिनल होना चाहिए। कि तो मुझे ऐसा लगता है कि दशावतार के फोटो या फिर जो भी फोटोग्राफ्स मैंने बनाए वो कंपोजिशन वाइज ग्रेट नहीं होंगे शायद, लेकिन वो ओरिजिनल है, वो मैंने किसी के देखे नहीं है पहले और वो इसे कॉपी नहीं है। तो ये सब काम था। और एक लास्ट काम मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो पिछले साल अक्टूबर में ये सब मेरे जो मैंने जो पहले बताया कि मेरे बिजनेस के प्रॉब्लम्स और सब थे, तो एक मिनट, तो उस कारण थोड़ा सा मुझे हाइपरटेंशन डिस्कवर हुआ, ब्लड प्रेशर डिस्कवर हुआ। तो पिछले अक्टूबर में ऐसे सडनली मैंने एक दिन डिसीजन लिया कि अभी बस हो गया, अभी अगर कुछ भी हो जाए बिजनेस का, अगर पूरा बेच देते तो कम से कम रोटी तो खा सकते हैं पूरी जिंदगी में। तो ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। एक एक पूरा महीना मैंने सोचा कि मैं एक पूरा महीना ऑफिस नहीं जाऊंगा और घर पे बैठा रहूंगा और सिर्फ बच्चों के साथ और मेरे फैमिली के साथ मैं टाइम बिताऊंगा। तो मैंने ये सब एक सिलेक्टेड में आपको एक 25-30 इमेजेस दिखाता हूँ उस काम की। लेकिन ये सब इमेजेस मैंने Redmi 4 मोबाइल पे निकाली है, जो 5,000 में आपको मिल जाता है। तो एक 5,000 रुपये का टूल, अगर उसकी स्ट्रेंथ आप पहचान लेते हो तो आप उससे बहुत कुछ डिलीवर कर सकते हो। और अगर ये मोबाइल फोटो, मेरा मोस्ट ऑफ द काम मोबाइल से किया हुआ है, तो मोबाइल की अगर स्ट्रेंथ लोग पहचान लेते हैं ना, तो हमारे देश में बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन के सोर्सेस है और तो बहुत सारे विषय है। एक कैमरा, उसके लिए लैपटॉप और 1 लाख का इन्वेस्टमेंट सीधा 5,000 पे आ जाता है। अगर आप मोबाइल का थोड़ा सा स्टडी करते हो वो क्या क्या मोबाइल कर सकता है। तो ये सब पूरा काम मैंने मोबाइल से किया है। तो मैं वो सिर्फ उसका एक स्लाइड शो आपको दिखा देता हूँ। थैंक यू।
most of your pictures are black and white, so any specific reason for that? ब्लैक एंड वाइट से क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट से मुझे लगता है कि मेरा जो उस वक्त का मूड था ना वो ज़्यादा कन्वे होता है, कलर से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। मतलब एक अगर अभी लास्ट का काम अगर आप देखोगी तो कलर फोटोग्राफ में क्या हो जाता है कि अगर पूरे फ्रेम में कुछ वाइब्रेंट हो एक कॉर्नर पे या फिर किसी कॉर्नर पे तो लोगों का ध्यान उधर पहले चला जाता है। तो मुझे वो कंटेंट फोकस करना है, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ टेक्निकली मुझे ऐसी लगी कि जो मैंने मोबाइल से वो निकाले हैं ना, तो उसको अगर कलर में आप देखोगे तो ग्रेन्स आ जाते हैं, और ब्लैक एंड व्हाइट में वही ग्रेन्स आपको पॉजिटिवली काम करते हैं। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में ग्रेन्स अगर हो तो अच्छे दिखते हैं फोटोग्राफ, लेकिन कलर फोटो में बहुत बार ग्रेन्स थोड़े से फोटो की क्वालिटी खराब कर देते हैं। तो ये दो रीज़न स्पेशली है। एक्चुअली एनीवे हिंदी में ही बोलूँ ना। इन्होंने पूछा उसके पहले मेरे मन में ये क्वेश्चन आया था कि क्या आप ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ नहीं लेते, क्योंकि मुझे पर्सनली ब्लैक एंड वाइट बहुत पसंद है और पहले छोड़ के बाद में सब कलर 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 हो गए। तो मैंने सोचा था मैं तो ये पूछ लूँगी, इतने में ये अपने किया। सो वंडरफुल, रियली वंडरफुल, आई रियली लव्ड इट। और लाइट एंड ये जो ब्लैक एंड वाइट में जितना except of course those and even those Dashawatar was fantastic. Thank you. I have a few questions actually. I really love all of your work, and especially how they focus on people and their lives, and this in a certain way they're portraits and they're still not. So I also indulge in some phone photography, and एक problem जो मैं encounter करता हूँ is जब आप किसी और की फोटो ले रहे हैं, like someone on the street, so you need their consent while clicking them. So that's one question कि do you encounter that, like people objecting to clicking them? बहुत रेयरली, मतलब मुझे ऐसे अनुभव आए हैं कि जहाँ पे लोगों को गुस्सा आया मेरे फोटोग्राफ निकालने का, लेकिन बहुत सारा डिपेंड करता है आपके बॉडी लैंग्वेज पे। आपके बॉडी लैंग्वेज में अगर सामने वाला आदमी जज कर लेता है कि इस आदमी का इंटेंशन क्या है फोटो निकालने का, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली अगर आप अप्रोच होगे तो बहुत बार ये प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पिछले साल मेरा एक सेंट जेवियर्स में लेक्चर था, और लेक्चर होने के बाद हम रात को पार्टी वगैरह हुआ, रात को 2-3 बज गए सोने में। सुबह मैं 6 बजे उठा और मैं फ़ोटो निकालने बाहर निकला, तो मेरे दोस्त ने बोला था कि इस एरिया में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे कॉल करो। वो एरिया था कुछ राबड़ी ठाणे में, राबोड़ी, हाँ। तो वहाँ पे सब कत्तल खाने थे, तो मैं बिंदास फ़ोटो निकालने लगा। तो 2-3 मिनट बाद उनको डाउट आया, तब तक मैं अगली गली में जा चुका था। तो 8-10 लोगों का ग्रुप आया, हाथ में सुरे वगैरह सब था बड़ा लेके, और वो बोलने लगे फोटो दिखाओ, और किस प्रेस से आए वो दिखाओ। तो मैंने बोला प्रेस वगैरह नहीं है, मैं एक हॉबिस्ट हूँ फोटोग्राफर, और मैं ऐसे ही निकाल रहा हूँ, ऐसे आप कुछ बुरा मत मानना उसका। तो वो सब उनके जो दुकान थे वो अनऑथोराइज थे, इलीगल थे, तो उनके कारण कुछ उनको डाउट आ गया। तो मैं मेरे दोस्त को फ़ोन लगाने लगा, तो रात को 3 बजे सोए थे वो सब, सुबह अर्ली मॉर्निंग सो रहे थे, तो कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो समहाउ उन्होंने मेरा मेमोरी कार्ड निकाल लिया कैमरे का, और वो मैटर वहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ऐसे इंसिडेंट 3-4 बार हुए हैं मेरे साथ। लेकिन उसके बाद एक 15-20 दिन तक बहुत डर लगता है कुछ स्ट्रीट्स पे फोटोग्राफ्स निकालने, लेकिन बाद में फिर से वो जब मेमोरी से निकाल दिया जाता है ना, तो फिर से वो होने लगता है। आप ऐसे खुद हेजिटेट नहीं करते हैं किसी की फोटो लेने से पहले? बिल्कुल नहीं हेजिटेट करता। एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन है ना, उसका कुछ मतलब उसका कुछ यूज़ हम इलीगल यूज़ तो नहीं कर रहे। स्ट्रीट पे जब आप एक फ़ोटो निकालते हैं तो आप वो पूरा टाइम पीरियड डॉक्यूमेंट करते हैं, उस वक्त का फैशन डॉक्यूमेंट करते हैं, उस वक्त के हेयर स्टाइल्स डॉक्यूमेंट करते हैं, उस वक्त के लोगों का जीने का तरीका डॉक्यूमेंट करते हो। और फोटो और पेंटिंग में फ़र्क ये है कि अगर सेम लोकेशन का फ़ोटो है और पेंटिंग है, तो फोटो देखने के बाद लोग कहते हैं अरे हाँ ये पहले ऐसे हुआ करता था। पेंटिंग के बारे में नहीं कहते। पेंटिंग में आप कुछ भी लिबर्टी ले सकते हैं, लेकिन फोटो ये लीगल डॉक्यूमेंटेशन है किसी चीज़ का, वो लीगल माना जाता है।
तो ये अच्छा काम है ना, वो आपको उनको कन्विंस करना चाहिए लोगों को। और मोबाइल से 90% ऐसे इंसिडेंट कम हो गए, मुझे मेरा एक्सपीरियंस है। कैमरा लेके जाता था तो मेरा 50% से ज़्यादा टाइम लोगों को कन्विंस करने में जाता था कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये। लेकिन जब से मोबाइल आया तो इसीलिए मैं मोबाइल से ज़्यादा काम कर रहा हूँ अभी, कि एक तो 90% आपका काम पब्लिश होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेट है और फेसबुक और इतर वेबसाइट अदर वेबसाइट्स, तो उसमें तो आपको कुछ हाई रिजोल्यूशन इमेज की ज़रूरत नहीं है। और मोबाइल का सबसे बड़ा क्या होता है कि आपको एक कैमरा 24 आवर्स आपके साथ है, एक माइंडसेट बन जाता है। मतलब अभी यहाँ पे मुझे अगर ये फ्रेम दिखाए हो तो मेरे पास कैमरा है और मैं वो निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं कैमरा से काम कर रहा हूँ तो मुझे वो कैमरा साथ में चाहिए, खोलना चाहिए, वो कैमरा बाहर निकलना चाहिए, और तो उससे थोड़ा सा लेजीनेस आ जाता है, तो इसलिए मैं मोबाइल से ज़्यादा काम करता हूँ। Is it still working? I don't know. So there's one more question. In terms of when you were documenting your wife's labor in the hospital, there's a question like अब smartphone के आ जाने से there's a question about documenting a moment and living in the moment instead of just clicking pictures. So I want to hear your opinion on that. हाँ, वही आपके जो फोटोग्राफी के जो आइडियाज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं किसी सी शोर पे बैठा हूँ तो मुझे सनसेट और सनराइज की फोटो तो निकालने नहीं है पूरी लाइफ में, तो उस वक्त मैं कैमरा नहीं निकालता, उसमें मैं वो मोमेंट जी लेता हूँ। लेकिन इस टाइप के जो मोमेंट्स है, कितना 250 सेकंड्स ऑफ सेकंड का 250 पार्ट में आप वो इमेज बना लेते हैं, तो वो एक्चुअली एस्केप है ना। जब आप व्यू फाइंडर से देखते हो तो पूरा आजू बाजू का दुनिया कट हो जाता है और आपका कंसंट्रेशन वहाँ पे हो जाता है, आप अपने प्रॉब्लम्स भूल जाते हो और वो मोमेंट आपको थोड़ा सा रिलीफ दे देता है। अभी यही फोटोग्राफ्स उस वक्त अगर वो डिफिकल्ट टाइम है बराबर है, लेकिन अभी ये फोटोग्राफ हमारी फैमिली के लिए कितना बड़ा ट्रेजर है। अब जब भी हम देखते हैं, अभी बच्चों को तो अभी साहिर को पता नहीं चलता, लेकिन वो जब 10, 12, 15 साल का हो जाएगा और वो जब देखेगा ये सब फोटोग्राफ्स, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है ना। दोन प्रश्न आहेत ये दिखाने के बारे में, एग्जिबिटिंग, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ। एक वो हॉस्पिटल सीरीज में आपने निकाला, बट दे आर व्हेरी व्हेरी पर्सनल, ते एकदम खाजगी आहेत ना, तर हे दाखवताना तुम्हाला बायकोची परमिशन, म्हणजे आय नो शी इज युअर वाईफ आहे, बट इवन देन डिड यू take or did you have to take or how was the reaction? The children are small, बरोबर, पण बायको म्हणजे इतका खाजगी हे सगळ्यांबरोबर शेअर करताना what happened? हा एक एक्चुअली प्रश्न। जब हॉस्पिटल से हम डिस्चार्ज ले लिया तो उस पूरे 30-35 दिन में मुझे वो मेमोरी कार्ड के फोटो लैपटॉप पे ट्रांसफर करने का टाइम भी नहीं मिला था। तो पूरा डिस्चार्ज लिया, उसके बाद भी 10 दिन जाने दिए, और 10 दिन जाने के बाद मैंने वो मेमोरी कार्ड के लैपटॉप को लगाया और कुछ हो गया और वो करप्ट हो गया। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो, हो गया, अभी कुछ कर नहीं सकते। और उसके बाद 2-3 महीने बाद मेरा एक दोस्त मुझे मिला और बोला कि अरे क्या हुआ, मैं रिकवर करके देता हूँ ना आपको, मेरे पास दे दो वो मेमोरी कार्ड। तो मैंने उसको मेमोरी कार्ड दे दिया तो उसने मैक्सिमम फोटो उसमें से रिकवर कर दिए। तो हुआ क्या कि वो 2-3 महीने में हमारे दिमाग से वो सब चला गया था कि क्या टाइप के फोटोग्राफ्स मैंने निकाले, वो मेरे मेमोरी में नहीं थे। अगर आपके मोबाइल पे फोन हो, वो फोटोग्राफ्स हो, तो आप टाइम पास वो देखते रहते बार बार पीछे जाके, लेकिन वो डिलीट हो गए थे सब कैमरे से। तो जब वो फोटोग्राफ्स मैंने डाउनलोड किए, उसको ब्लैक एंड वाइट प्रोसेस किया और उसका एक सीरीज बनाया, और मैंने पहली बार जब मेरे वाइफ को दिखाई ना, तो वो रो पड़ी कि उसको भी पता नहीं था कि ये सब हो रहा था। और उसने भी बहुत सारे मोमेंट नहीं देखे थे ना, वो सो रही है और सही उसका पेट को हाथ लगा के देख रही है, वो पूरे टेलीविजन के सामने डांस कर रही है, वो ऑपरेशन थिएटर में है और वो यहाँ पे वेट कर रही है ऊपर से, ये मोमेंट उसको भी मालूम नहीं थे। तो जब उसने देखा तब उसके मन में कोई डाउट नहीं था कि ये शेयर करना चाहिए। तो मैंने उसके बाद वो बहुत जगह पे शेयर किए।
उसने बोला हाँ हाँ, हाँ, दैट्स वन थिंग. और दूसरी बात आपने जो एंड में दिखाया ना ऑल दोज फोटो और इवन द अर्लियर वंस have you said because mainly you show it on internet or in a digital form, but have you thought of printing them and or have you done it because I have not हाँ, अभी लास्ट के जो Exhibition. फोटोग्राफ्स मैंने दिखाए उसको मैंने कहीं पे पब्लिश नहीं किया है, मतलब फेसबुक वगैरह. और बहुत सारे फोटोग्राफ्स है, मैंने सिर्फ आपको 25 फोटोग्राफ्स दिखाए. मेरे हिसाब से कुछ 200 फोटोग्राफ्स रहेंगे वो अच्छे क्वालिटी के. तो मेरे दिमाग में है कि एक और 5 साल जाने के बाद, मतलब जब लड़का मेरा 10 साल का होगा, लड़की 15-16 साल की होगी, तो उसका मैं बुक बनाऊंगा जो बेसिकली उनको पहले गिफ्ट करूंगा, बाद में उसका देखा जाएगा कि क्या होता है वो. हाँ, नहीं आपके दूसरे भी है ना दशावतार वगैरह, तो इधर हाँ. आई मीन अच्छा एग्जीबिशंस फोटोग्राफ्स के होते एग्जीबिशन हैं. हुआ है मेरा इंडियन फोटोग्राफी फेस्टिवल में 3 बार मेरा एग्जीबिशन हुआ है मेरे फोटोग्राफ्स का. हाँ. I'm going to ask you something rather basic. Nowadays, everything you have to be trained in. So you have various courses for photography and all that. How would you rate that? From you, from your experience, one understands that it is self-expression. And you don't really need to be trained towards self-expression. It's between the instrument and you. So, what is your take on it? Does one need training? Do you have to know parameters or no? I think Can I just add to that question? Sorry, I'm just adding to the question. And how do you train yourself? Just to add to that question. okay. Yeah, I will try it. I'm not much comfortable in English, but still I will try. So I think training is important, but most important thing is who is your mentor. Some mentors are like they just put you into in some their own mindset, and some mentors are something like they open your broaden your views. So I think proper institution and proper mentor is the key factor. This is what I think. And considering about my work is very raw, and I think that is also something different kind of yeah, that rawness and originality. An extension to this question, we were talking about training. Your pictures are actually so raw but still so full of life that it is that moment that you feel that okay, I need to click this. But you never, the pictures that we see, that there is no thought about composition. There is no time to think about composition. It is just that that moment needs to be captured. So but they're still so beautiful. So what is the magic behind it? Actually, there is one photographer named Sopan Parekh, one of the legendary photographer of India. So Sopan Parekh, Sopan explained it very well, and I agree with him. He said that there is a thing like if you ask Tendulkar, तेंदुलकर पहले डिसाइड नहीं करता कि इस बॉल पे मैं स्ट्रेट ड्राइव खेलूंगा या फिर इस ड्राइव पे मैं कट मारूंगा या फिर इस बॉल को मैं पुल करूंगा. उसके रिफ्लेक्सेस डेवलप हो गए. वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में गेंद आती है, वो पुल करता है, प्लेड करता है, छोड़ देता है. वैसे फोटोग्राफर के रिफ्लेक्सेस है कि आपको वो रिफ्लेक्सेस डेवलप करने के लिए आपको नेट प्रैक्टिस चाहिए बहुत. आप अगर डायरेक्टली जाओगे फील्ड पे, मतलब तेंदुलकर मैच में जितना टाइम खेला है उससे 100 गुना टाइम उसने नेट में बिताया है, इसलिए वो मैच में डिलीवर कर सकता है. उसी टाइप का फोटोग्राफी है कि आपकी फैमिली हो, आप रास्ते से चल रहे हो, आप हॉस्पिटल में हो, आप किसी फ्रेंड के साथ हो, आप बच्चों को खेलने के लिए लेके जा रहे हो, सभी टाइम आपको फोटोग्राफ्स निकालने चाहिए. तो उससे आपके रिफ्लेक्स डेवलप होते हैं. यू डेवलप योर रिफ्लेक्सेस. तो उस कारण क्या होता है कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको सेंस आ जाता है. अभी वो जो इमेज था जिसमें वो माथे पे 2 बड़े स्टोन लेके जा रही थी, तो मैंने उनको उधर से आते देखा, तो मैंने प्रिपेयर हो गया मैं कि अभी यहाँ पे जाना है, इस साइड पे जाना है, अभी अगर वो यहाँ से पास हो गई तो मुझे कुछ मिलेगा. और उधर से जो 2 और एक औरत और एक आदमी आया, वो बोनस था मेरे लिए. हाँ, वो सडनली हो गया. लेकिन वो जो 2 औरतें थी जो वो बड़ा पत्थर लेके जा रही थी,
उनको मैंने पहले ही सेंस कर लिया था। और एक फोटोग्राफ में, एक मिनट मैं दिखता हूँ यहाँ पे है क्या। मैं जा रहा था रात को 1-1:30 बजे, कहीं से दशावतार देख के आ रहा था घर, और सडनली एक गाय वहाँ से जम करके वहाँ पे आ गई और 1 सेकंड मेरे तरफ देखा और निकल गई। तो 1 सेकंड में मैंने क्या क्या किया, मैंने फ़ोन निकाला, मैंने कैमरा ऑन किया, मैंने उसकी हाइट डिसाइड की कि किस हाइट से उसको फोटो निकालना है, क्योंकि मुझे वो पीछे वाला का रेड कलर भी चाहिए था। अगर मैं आई लेवल से करता तो वो पीछे, वो गाय के पीछे वो चला जाता रेड कलर, और हो गए फोटोग्राफ। अभी ये फोटोग्राफ आज के तारीख में उसके लोग पॉलिटिकल मीनिंग निकालते हैं कि ये सैफ्रॉन है हिंदुत्व का कलर, ग्रीन है मुस्लिम का कलर, और गाय एक हॉट इशू है इंडिया में, तो वो निकालने दो ना, मजा है ना उसमें। लेकिन एक्चुअली उस टाइम जब मैंने फोटोग्राफ निकाला तो मुझे ये सब नहीं दिखा था ना कि ये सैफ्रॉन भी दिखेगा और ये ग्रीन भी, और ऐसा मतलब निकालेंगे लोग, ऐसे मुझे वो मेरे रिफ्लेक्सेस थे कि इसमें कुछ मजा है, वो कंटेंट वहां पे है, वो अलग अलग टाइप से प्रेडिक्ट हो सकता है लोगों को। किसी को लगेगा कि हाँ ठीक है ओके, कोई सोचेगा अरे मुस्लिम एरिया है या हिंदू एरिया है, ये ग्रीन कलर दिख रहा है सब, और वो बेचारी गाय खड़ी है, तो वो हिंदू मुस्लिम के बीच में अटकी हुई। तो ये मुझे लगता है कि आपके रिफ्लेक्सेस आपको डेवलप करने चाहिए, उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप सेंस कर लेते हो कि क्या फ्रेमिंग है और क्या करना है। हाँ, Shubhangi Chetan from Facebook wants to ask you a question, and her question is, any plan of a book? बुक के प्लान तो बहुत है, लेकिन बहुत मुश्किल है इंडिया में बुक्स और उस सब पे काम करना, क्योंकि 1500, 1600, 1000 रुपए का बुक कौन लेगा? नहीं, हमारे अपने यहाँ पे वो टेंडेंसी नहीं है कि 1000 रुपए का बुक लो, 500 रुपए का बुक लो। तो ठीक है, अगर हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन काम तो करना चाहिए। देखेंगे बाद में, उसके बारे में सोच लेंगे। हॅलो, तुझ्या डोक्यात नेहमी असं चालूच असतं का की आपण जेव्हा म्हणजे मामी जेव्हा तुझ्यावर फिरत असताना नेहमी बघत असतो की तो मोबाईल माझा घेतोस किंवा तुझा मोबाईल घेतोस किंवा पटकन काहीतरी करतोस, अचानक उडी मारून आपण लडाखला गेलो होतो तेव्हा, तर तो रियाज चालू असतो का गाणाऱ्याच्या डोक्यात? तसा एक रियाज चालू असतो, गुणगुण असतो, आणि अचानक त्याला गा म्हटलं की त्याचं गडबड होत नाही, तसं बहुतेक तुझं होत असावं असं मला वाटतंय. हो, रियाजच असतो तो. आणि लिटरली ते म्हणजे नाटकाच्या ग्रुपबरोबर माझे वाद ह्याच गोष्टीसाठी व्हायचे की असं नाही की बाबा राज्यनाट्य स्पर्धा आली की 2 महिने आधी स्क्रिप्ट शोधा आणि घाई गडबडीत लावा. तुम्हाला ते 24 तास नाटक दिसलं पाहिजे प्रत्येकाच्या, म्हणजे आता इथे मी बसलोय तर यांच्या बॉडी लँग्वेजमध्ये, यांच्या बॉडी लँग्वेज मला काहीतरी दिसलं पाहिजे. नाटक इथे पण आहे, ते थिएटरमध्ये पण आहे, सगळीकडे नाटक आहे ना, रेल्वे स्टेशनवरती पण नाटक आहे. पण बुवा चला आता नाटक करूया, हां आता चला, असं करून नाटक होत नाही ना. तसंच मला फोटोग्राफी वाटतं की चला आता फोटो वॉकला जाऊया, छान फोटो काढूया. तसं नाही होणार. तुम्हाला नेहमीच्या जगण्यातच काहीतरी शोधायला लागणार, तर तुमचे डोळे सतत ट्रेन होत राहणार की अगदी बारीक 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 गोष्टी बघण्यासाठी. आप तो उत्स्फूर्त बनाते हैं, हाँ, वैसे ही ऐसे भी फोटोग्राफर्स हैं हमें जिनका काम मैंने देखा है, जो बहुत ही कंपोज करके लाइटिंग वगैरह करके ये करते हैं. तो मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि आपको वो पसंद है कि नहीं, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट दूसरी तरह के से जो काम करता है उसको कभी भी नीचा नहीं मानेगा, ये मेरा विश्वास है. पर ये दोनों तरफ के इसमें आप कौन से टॉप, ऐसे आपके मन में कौन से भारतीय ये या कोई भी ये है विश्व में जो आप सोचते हैं कि ये सचमुच बहुत बड़े कलाकार हैं या जो बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं, तो ये इसमें और उसमें उत्स्फूर्त और हाँ, नहीं, फोटोग्राफी के ना बहुत सारे जॉनर्स है. मतलब अभी स्ट्रीट फोटोग्राफी है, डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी है, फोटो जर्नलिज्म है. तो उसमें छोटे छोटे फर्क इतने हैं. फोटो जर्नलिज्म में क्या होता है, फोटो जर्नल आपको आपके जॉनर का ऑडियंस कौन है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. फोटो जर्नलिज्म में क्या है कि एक फोटो आपका सिंगल प्रिंट होता है न्यूज़पेपर में, और उससे आपको स्टोरी बतानी पड़ती है लोगों को. तो सिंप्लीफाइड होना चाहिए, कॉमन पब्लिक को भी समझ में आना चाहिए, और स्ट्रेट वो मैसेज देना चाहिए उसमें. डॉक्यूमेंट्री में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्री में बहुत सारे एलिमेंट्स आप उसी सब्जेक्ट के आपको कैप्चर करने के लिए मिलते हैं. और तीसरा है स्ट्रीट फोटोग्राफी. स्ट्रीट फोटोग्राफी आप फिक्शन भी कर सकते हो, मतलब जो दिख रहा है वो है, ऐसा जरूर नहीं कि वो वैसा ही होना चाहिए.
तो ये बहुत सारे जॉनर्स है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि भारत में इतने सारे सब्जेक्ट्स है डॉक्यूमेंट करने के लिए, लेकिन लोगों को ये पुष्कर और कुंभ और इसका इतना फैसिनेशन है ना, तो उससे हो क्या रहा है कि आप एक यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू से भारत को देख रहे हैं। मतलब आप कुंभ में जाते हो, कुंभ में 3,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट डाल देती है वहाँ के कुंभ मेले में, और वहाँ पे होता है क्या, साधु गांजा बेचते हैं या फिर गांजा लोगों को प्रसाद के तौर पे गांजा देते हैं, जो गांजा इलीगल है। तो वो नहीं दिखता ना आपको। आपको क्या दिखता है कि आपको गुड़ी गुड़ी वो नंगे साधु दिखते हैं जो फॉरेनर्स को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है पूरा आर्ट और फोटोग्राफिक इंडस्ट्री के साथ। तो इतने छोटे छोटे चीज़ें हैं। रितेश आए हैं क्या? रितेश नहीं है ना, आने वाले थे। एक रितेश उत्तम चंदानी नाम के फोटोग्राफर्स है, आने वाले थे नहीं, शायद इंडियन एक्सप्रेस के साथ बहुत साल काम कर रहे थे। तो उनका अगर काम देखोगे तो उनको एक स्टोरी मुझे बहुत पसंद आई। एक आदमी है जो अंबेडकर जी का पूरा कॉस्ट्यूम पहनता है और अलग अलग एरिया में जाके, दलित एरिया में जाके वो अंबेडकर जो बोले वो बोल देता है। तो उसने उनको फॉलो किया, जैसे मैंने ओम प्रकाश को फॉलो किया। तो ऐसे कितने कैरेक्टर्स है हमारे यहाँ, और डॉक्यूमेंट होना चाहिए क्योंकि ये बहुत तेजी से नष्ट हो रहा है और अगले 5-6 साल में तो बहुत चेंजेस होने वाले हैं। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन थोड़ा ओवरऑल एनवायरनमेंट भी बहुत डिप्रेसिंग है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के लिए पैसा नहीं है। मैंने अभी दिल्ली के एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेसलिंग डॉक्यूमेंट किया। 15 दिन 8-10 दिन घूमने के लिए मुझे 40,000 रुपये मिला, और वेडिंग फोटोग्राफर 2 घंटे में 40,000 रुपये कमा लेता है, और जिसमें कुछ नहीं है आपको स्किल। आपको सिर्फ 1.2 एपर्चर का लेंस लेना है और बैकग्राउंड ब्लर मारना है सिर्फ। तो इसके लिए आपको 40,000 रुपये मिलते हैं, और आपको पूरा पश्चिम महाराष्ट्र घूमो, अलग अलग गाँव में जाओ, वहाँ के 40 डिग्री सेल्सियस में फोटो निकालो, उसके लिए आपको 10 दिन के लिए 40,000 रुपये मिलते हैं, और आप उसी में रहना है आपको होटल में। लेकिन ठीक है, मुझे वेडिंग फोटोग्राफर अगर कमा लेते हैं तो उसमें कुछ बुराई नहीं है, लेकिन आपको सेंस होना चाहिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं। आप कमाओ, मुझे ऐसा कुछ नहीं, मैं उससे जलता हूँ। पूरा सिस्टम ही वैसा है तो उनको पैसा मिलने ही वाला है। लेकिन इस टाइप की जो फोटोग्राफ्स है, ट्रैवल फोटोग्राफ्स, पुष्कर के, वाराणसी के वगैरह, तो उन लोगों को सेंस होना चाहिए कि एटलीस्ट आप 10% तो अच्छा काम कर सकते हो। 90% तो आप कर लो पेट के लिए, आपके पैसे कमाने के लिए, लेकिन 10% तो काम आपको ऐसा करना चाहिए जिसमें प्योर डॉक्यूमेंटेशन हो, और जो लोगों को पसंद आए ना पसंद आए उससे आपको मतलब नहीं रहना चाहिए। मैं जो फोटोग्राफ निकलता हूँ, मेरे दिमाग में नहीं रहता कि लोगों को ये पसंद आएंगे या नहीं। शायद वो फेल भी हो सकते हैं, और वो रिस्क लेना ही मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि प्रोफेशनल या जो हॉबीज फोटोग्राफर होते हैं वो अच्छी कैमरा प्रेफर करते हैं, शटर स्पीड, एपरेटस। आपने बीच में जो मोबाइल का दिखाया कि मोबाइल से भी अच्छे फ़ोटो निकल सकते हैं, मैंने वहाँ देखा कि आपने जो समझो कि स्पीड है, किसका हाथ जोर से हिल गया तो वो बहुत टाइम आता है, तो वो एक्चुअली पॉजिटिवली बाहर आ रहा था। नॉर्मली जब भी हम लोग कैमरा से अपना, हमारे पास तो मोबाइल ही रहता है, हाँ। फोटो लेते हैं, कोई डांसिंग हो रही है तो उसके अंदर हम लोग बोलते हैं ये शेक हो गया। हाँ। तो मैंने देखा आपने वो पॉजिटिव इफेक्ट में कैसे डाले। आप मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, समझ रहा हूँ। प्रोफेशनल कैमरा से तो मैं अच्छी तरह से एक्चुअली वो आपका थोड़ा सा कंट्रोल कर पर्सपेक्टिव है। सकता। नहीं, आपका पर्सपेक्टिव है कि सब कुछ शार्प चाहिए। मुझे दुनिया शार्प नहीं दिखती ना, मुझे आप उतने शार्प नहीं दिख रहे। लेकिन कैमरा कंपनी को क्या करना है कि उनको इतना, वो उनका एडवर्टाइज आप देखेंगे तो ये इतना शार्प निकलता है। अरे नहीं ना, इतना डिटेलिंग मुझे नहीं दिखता। ब्लरीनेस का भी कुछ चीज़ होता है। सत्यजीत रे की अगर आप फिल्म देखोगे ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसमें सब ब्लर दिखता है, शार्पनेस नहीं होता उतना। लेकिन फिर भी वो अपील होता है ना, क्योंकि मुझे दुनिया उतनी, अभी मैं आपको उतना शार्प नहीं देख रहा हूँ। तो कंटेंट इज द किंग। आपके फोटो में कंटेंट जो है वो किंग है। बाद में बाकी टेक्निकल चीज़ें जो भी है वो 19-20 चलती है। और होता क्या है कि बहुत सारे फोटोग्राफ सिर्फ टेक्निक में अटके हुए हैं कि ये स्लो शटर स्पीड, ये टाइम लैप्स वीडियो, और ये ब्लर मोशन, और ये वो सब। तो
ठीक है, वो शुरुआत में होता है एक साल 2 साल उसमें बिताने के बाद, लेकिन बहुत सारे फोटोग्राफर्स तो जिंदगी भर वही करते रहते हैं। थैंक यू, ये बात भी ओवरकम करना एक टेक्निक हो जाता है। हाँ। थैंक यू। I'll be digressing a little off topic, but see, I mean, I can make out that आपने महाराष्ट्र में काफ़ी travel किया होगा. So, I mean, I've stayed in Bombay for 13 years, लेकिन महाराष्ट्र कभी travel नहीं किया, महाराष्ट्र के बाहर travel किया. So I wanted to ask you, like, on your travels, do you recommend going to some places where there's a lot of unique or interesting things to, I mean, experience, जो like और कहीं नहीं दिखती है? ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि मेरे घर से बाहर निकलते ही सब यूनिक हो जाता है। ऐसे पर्टिकुलर वो इस जगह पे कुछ यूनिक है एक्सपीरियंस करने के लिए, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। मेरे गांव में तो ऐसे ही घूमने वाले बैल और गाय, और ये जो इतने यूनिक हो सकते हैं कि उनके सिंग है और वो आकाश के क्लाउड। आपका पर्सपेक्टिव क्या है वो डिपेंड करता है ना, कि आपने इस पर्सपेक्टिव से कभी वो बैल देखा है क्या, कि आप नीचे बैठे हो और ये ऐसा बैल है और वो आकाश के क्लाउड के साथ उसको देखा है क्या कभी, क्या फिर इस एक गांव का बेडरूम है जिसमें वो बेड है और बाहर के विंडो के बाहर वो गाय जा रहा है और एक कौवा भी है उसके साथ, इस पर्सपेक्टिव से आपने वो चीज़ें देखी है क्या? तो वही हुआ ना कि अगर वो पुष्कर एकदम एग्जॉटिक है इसलिए उधर जाना है एक्सपीरियंस करने, या फिर वाराणसी एकदम एग्जॉटिक है, ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि जिस जगह पे अपनी गली से भी इतनी चीज़ें निकल सकती है, तो ऐसा मुझे तो लगता है कि ऐसा पर्टिकुलर कुछ नहीं है। I just wanted to ask you, there are quite a few youngsters here also. Since you are a successful photographer on your own terms, what would your advice be to them regarding photography as a career? चीज़ें इतनी फास्ट बदल रही है ना, तो कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता अभी इस फोटोग्राफी फील्ड का। तो मुझे तो लगता है कि बहुत सावधानी से इसमें पैर रखना चाहिए। मैं मेरे टर्म पे कर पाया क्योंकि मेरे पास 15 साल का बिजनेस का सेविंग था, इसलिए मैं वो कि मुझे यही करना है। लेकिन आप अगर 20 साल की उम्र में अगर फोटोग्राफी कर रहे हो, जो आपका आगे करियर होने वाला है, तो बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है फील्ड। काम कब तक रहेगा मालूम नहीं, क्योंकि अभी क्या है कि फ़ोन कैमरे इतने इम्प्रूव हो रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि 2-3-4 साल बाद कौन आप फोटोग्राफर को असाइन करेगा। आपको मैं एक इंसिडेंट बता देता हूँ। एक वॉशिंगटन पोस्ट के एक जर्नलिस्ट है, वो मुझे मिले थे, शशांक बेंगाली नाम के, जो एशिया का पूरा कवर करते, उनके साथ मैं एक काम कर रहा था। वो ऐसे ही वो बातों बातों में उन्हें बता दिया कि उनका शादी हुआ मॉरिशस में, और मॉरिशस में उन्होंने एक बहुत पैसा पेड करके एक फोटोग्राफर बुक कर लिया। शादी हुआ, उसने फ़ोटो निकाले, और उसके बाद वो फोटोग्राफर दूसरी चीज़ों में बिजी हो गया, और 20-25 दिन हो गए वो उसने फ़ोटो ही नहीं दिए इनके। तो बाकी सारे दोस्त बोल रहे थे कि अरे फेसबुक पे डालो कुछ तो फोटोग्राफ, हमें देखना है वो। तो उन्होंने सब रिलेटिव को मैसेज कर दिया व्हाट्सएप के कि आपने जो भी फ़ोन पे फोटोग्राफ निकाले वो मुझे भेज दो। वो सब रिलेटिव्स ने उसके मोबाइल पे भेज दिए। उसने उसमें से कुछ सिलेक्टेड फोटोग्राफ्स शेयर कर दिए। 1 महीने के बाद जब एक्चुअली वो मॉरिशस वाले फोटोग्राफर के फोटो आए, तो वो बोला कि अरे मुझे लगा कि क्यों इतना पैसा देके मैंने उसको बुक किया, क्योंकि ये आईफोन से निकाले फोटो भी बहुत कैंडिड है और बहुत नेचुरल है, बहुत रॉ है, उसमें वो पोज वाले वगैरह फोटोग्राफ्स थे। तो और इस तरीके से बातें इतनी चेंज हो रही है, ये फील्ड इतना चेंज हो रहा है, तो फोटो जर्नलिज्म के लिए कुछ बजट्स नहीं है। लोग अभी, पहले क्या होता था कि कोई भी इंसिडेंट हो जाए, अर्थक्वेक हो जाए लातूर का, तो लोग फोटो जर्नलिस्ट भेजते थे वहाँ पे। अभी क्या होता है कि 10वें मिनट में वो व्हाट्सएप पे वायरल हो जाता है फोटोग्राफ्स वहाँ का, तो फोटो जर्नलिस्ट को कौन भेजेगा वहाँ पे, और कौन वो फोटो जर्नलिस्ट लाके दूसरे दिन फोटोग्राफ पब्लिश होगा। उसके पहले ही लोगों ने 1000 फोटोग्राफ देख लिए होते। तो इतना फास्ट चेंज हो गया है ना सब फील्ड। डॉक्यूमेंट्री के लिए बहुत स्कोप है, लेकिन उससे लिविंग नहीं बन सकती किसी की। मुझे तो नहीं लगता कि किसी की पूरी लिविंग वो रोजी रोटी उस पर कमाई जा सकती है। जो एस्टेब्लिश लोग हैं, जो 25 साल से 30 साल से फोटोग्राफी में, वो अभी भी एस्टेब्लिश्ड है। लेकिन नए आने वाले लोग, अभी मुझे तो 6 साल हुए हैं सिर्फ, लेकिन बहुत मुश्किल है। और मुझे क्या हुआ कि 6 साल अगर फोटोग्राफी
को हुए, लेकिन उसके पहले 10-12 साल मैंने नाटक देखा है। तो एक थोड़ी सी मैच्योरिटी आती है ना एक आर्ट के बारे में कि क्या किस तरीके से काम होता है, किस लेवल पे काम होता है, कितनी मेहनत लेनी पड़ती है, वो मुझे थोड़ा सा मालूम था। नहीं तो दूसरा छोटे गांव में रहने का थोड़ा लॉस ये होता है कि आपको दुनिया कितनी बड़ी है मालूम नहीं पड़ती। मुंबई में किसी भी फोटोग्राफर को मालूम पड़ सकता है कि कितना कंपटीशन है, कितनी बड़ी दुनिया है, क्या है। मैंने वहाँ पे कितने फोटोग्राफ्स देखे हैं, वो 40-40, 50-50 साल फोटोग्राफी में है, लेकिन सनसेट और सनराइज के अलावा वो कुछ निकालते नहीं है, और उसमें ही वो खुश है कि अरे हम 40 साल से, और वो टेक्निकल बातें सिर्फ करते रहते हैं। अगर वो दो मिले ना तो कितना शटर स्पीड रखा, कितना आयोस होता, इतना ही बातें रहता उनका। वो कंटेंट के बारे में बातें नहीं करते, अरे कितना शार्प है फोटोग्राफ, ये लेंस वो लेंस, तो उसके आगे जाना चाहिए ना। मैं कुछ पूछना चाहूँगी। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि अभी स्मार्टफोन्स वगैरह में बहुत अच्छे कैमराज आ रहे हैं वगैरह, लेकिन आप ये भी बोल रहे हैं कि फोटोग्राफी एक पर्सपेक्टिव से होती है और फोटोग्राफी भी एक कला है। तो अभी आप जैसे इंसिडेंट बता रहे थे हमें, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी आगे जाके कोई भी फोटोग्राफर माना जाएगा, मतलब फोटोग्राफी की कोई अहमियत ही नहीं रहेगी? बहुत बार मुझे लगता है, मतलब क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे फोटोग्राफ्स बन रहे हैं, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो क्या अहमियत है ये फोटोग्राफ्स की? दिन में करोड़ों फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पे अपलोड होते हैं, करोड़ों फोटोग्राफ्स नेट पे अपलोड होते हैं। तो वही बोल रहा हूँ ना मैं कि ये इतना फास्ट चेंजिंग है और इसको कैसे रिएक्ट किया जाए वो पता नहीं चलता। एज अ आर्ट फॉर्म वो डेवलप हो सकता है, ये मुझे बहुत पॉजिटिव चीज़ लगती है। क्योंकि क्या हुआ है कि हर एक घर में अब कैमरा है। पहले क्या होता था कि पहले बाहर की चीज़ें डॉक्यूमेंट करते थे लोग। अभी क्या होता है कि पर्सनल स्टोरीज बहुत बाहर आने लगी। जैसे मेरी ये स्टोरी है, अगर मैं फोटोग्राफर नहीं रहता तो ये स्टोरी बाहर ही नहीं करी जाती, ये प्रेगनेंसी की स्टोरी। तो ऐसे बहुत हर एक आदमी को स्कोप है कि उसके चार दीवारों के अंदर जो भी कुछ है वो बाहर निकाल सकता है, कि उसके ऊपर काम कर सकता है। आप जो कह रहे थे वो रिफ्लेक्सेस के बारे में, कुछ मैच्योरिटी आनी चाहिए अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो, मेंटरशिप, होराइजन्स ब्रॉडन होनी चाहिए वगैरह। अगर किसी के भी हाथ में स्मार्टफोन कैमरा लाइक ऐसे दे दिया और वो लोग रॉ फोटोग्राफी करने लग गए, तो फिर मतलब एक कला है ना जिसको एक आर्टिस्ट कहते हैं, तो हर इंसान आर्टिस्ट, आपको क्या लगता है कि हर इंसान आर्टिस्ट बन सकता है विदाउट द ट्रेनिंग, विदाउट द मैच्योरिटी, विदाउट द नहीं, मैच्योरिटी का मुझे लगता है हर आदमी आर्टिस्ट होता है ना किसी तौर पे वो आर्टिस्ट होता है। वो फोटोग्राफर होता है कि नहीं मालूम नहीं मुझे। हाँ, कैमरा है इसलिए फोटोग्राफर नहीं हो सकता। लेकिन मेंटरशिप के बारे में भी मैंने बोला ना कि बहुत सारे मेंटर्स है जो आपके रूट्स देखते हैं, आपका डायरेक्शन किस तरह पे वो देखते हैं और उसको ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। और कई सारे मेंटर है कि वो अपने ही पर्सपेक्टिव में आपको डालने की कोशिश करते हैं। तो ये मेंटरशिप का बहुत फर्क है। तो मुझे तो कोई मेंटरशिप मिला नहीं, और मेरे तो सारे ही मेंटर थे। मतलब मैं नेट पे ऐसा घंटों तक बैठ के इंटरव्यूज पढ़ता था, कोई वीडियोस देखता था, लोगों का काम देखता था। तो उस सब से सीखते अभी मुझे लगने लगा है कि पिछले 1-2 साल में कि अब मेरा कुछ आ रहा है कि जो मेरा ओरिजिनल है। नहीं तो पहले आप कॉपी करते हो कि किस टाइप की कंपोजिशंस होती है वगैरह वो, और बाद में थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आपको खुद का कुछ दिखने लगता है। लेकिन बहुत लोगों के बारे में मैंने देखा है कि वो पहले ही 3-4 साल में गिव अप कर देते हैं। मतलब वो कैमरा लेते हैं, पहले 1-2 साल बहुत मेहनत से काम करते हैं, लेकिन 2-3 साल के बाद वो छोड़ देते हैं। तो 6-7-8 साल अगर आप उसमें एक बोर्डिज्म का लेवल आपको पाना चाहिए। मतलब आप काम करते हो और बोर हो जाते हो, और बोर हो जाने के बाद आपको आपका मिलता है कि उसके बाद आपको सब बोर लगने लगता है ना, तब आप सोचते हो कि नहीं अभी ये नहीं करूंगा, मुझे कुछ अलग करना चाहिए। एक थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन, आपके फोटोज हाउएवर यू टेक इट, अगर आप फोन पे ले रहे हो या कैमरा से ले रहे हो, आप पोस्ट में I saw a lot of square frames on your site also. You're using a lot of square frames. So are you conscious about that square frame while you're clicking it? Even if you have नहीं क्लिक करते हो मैं स्क्वायर फॉर्मेट ही सिलेक्ट करता हूँ और वैसे ही क्लिक करता हूँ। And no post 4x6 करके क्रॉप नहीं करता। Okay. निकालते वक्त ही मैं स्क्वायर मोबाइल पे वो स्क्वायर सिलेक्ट कर लेता हूँ और वैसे ही
वही मैं बोला ना कि वो 4x6 में मुझे इतना बोर लगने लगा ना हाँ। काम करते करते। और दूसरा चीज उसका टेक्निकली उसका एक फायदा ऐसा है कि आपके मोबाइल पे जब आप फोटोग्राफ देखते हो तो स्क्वायर को इतनी स्पेस मिलती है हाँ और 4x6 को इतनी स्पेस मिलती है। तो वो भी देखना चाहिए ना कि आप अगर शेयर ऑनलाइन कर रहे हो लोगों के साथ तो आपको स्क्वायर फॉर्मेट में ज्यादा स्पेस मिल रही है, जो 4x6 के 4x6 में उससे आधी मिलती है। और स्क्वायर फॉर्मेट से क्या होता है कि आपका कंपोजिशन का पूरा टेक्निक ही बदल जाता है। तो वो मुझे अच्छा लगने लगा और मैं अभी स्क्वायर फॉर्मेट में ही ज़्यादा कर रहा हूँ। Okay. That's it. You can have the mic. You can say whatever you want. It's very simple. Can you just suggest us 3 photographers whose work we can look who talk about lived photography or documentary photography, which you like personally? इंटरनेशनली के भारत के ही चाहिए। I think both will make sense. बहुत सारे फोटोग्राफर, 3 फोटोग्राफर कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जोसेफ कुडेल का चेक रिपब्लिक से, उसके बाद स्ट्रीट फोटोग्राफी में गैरी विनोग्रैंड, जोएल मेरोविच, भारत के चाहिए तो रघु राय, अभी मेरी जनरेशन के चाहिए तो रॉनी सेन है, स्वपन पारेख है, उनका काम बहुत अच्छा है। रितेश उत्तमचंदानी मुंबई के फोटोग्राफर है, उनका अभी बुक आ रहा है, वो भी आप देखना, परचेज कर लेना, द रेड कैट एंड अदर स्टोरीज नाम का। तो वो भी अच्छे काम, उनका भी काम अच्छा है। रघुबीर सिंह, रघु राय से भी पहले रघुबीर सिंह ने बहुत इंडियन एस्थेटिक जो है वो उन्होंने पहले खोजे, रघुबीर सिंह ने। तो रघुबीर सिंह का बहुत काम अवेलेबल है, उनके बुक्स अवेलेबल, बुक्स खरीदनी चाहिए, बहुत सारी बुक्स, क्योंकि क्या होता है इस साइज में फोटो देखना और इस साइज में फोटो देखना बहुत फर्क पड़ता है। वो भी बहुत अच्छी है। नाम सलाम बॉम्बे सुनीता राव, ग्रेट फोटोग्राफर। हाँ हो, दयानिता सिंह, हो हो, दयानिता सिंह ॲक्च्युली हां ॲक्च्युली खूप इंडियाची खूप चांगली लेजेंडरी फोटोग्राफर मानली जाते। हो हो, तुमचं जे होतं ना जॉयफुल सीरीज ऑन आर्टिस्ट that you should see. Beautiful. उत्स्फूर्त. With that, thank you very much, Indrajit Kamble ji, for this lovely Mumbai local session. We'd like to thank M-Cube Library for having us here this evening. Before you go away, I'd like to take you through the upcoming Mumbai local sessions. Upcoming session on the 10th of June is at Bhavtachil Art Museum, where we have Indu Harikumar, an illustrator and storyteller, who will be talking to us about finding my individuality. On the 15th of June at Kitab Khana, we have Deepak Modi, non-conformist researcher, who will be talking to us about how did we decide on sex. And on the 7th of July, here at M-Cube Library, Bandra, we have Aditi Mittal in conversation with Paromita Vora. Please do sign up, give us your email addresses, sign up on our mailing list, and we'd love to see you next month. Thank you so much.